नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। सरकार ने पेंशन फंड के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आपके पास अब रिटायरमेंट प्लानिंग में और कई सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। दरअसल पीएफआरडीए के नए नियम के बाद पेंशन फंड 2.0 में अब निवेशक को टॉप 250 कंपनियों में पैसा लगाने का मौका मिल जाएगा। इतना ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ से पोर्टफोलियो में अब नई चमक भी आपकी आएगी। लेकिन इन बदलावों का रिटर्न पर कितना पड़ेगा असर और जोखिम प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए रहेगा सही, ये तमाम बातों को जानेंगे आज के हमारे शो में। हमारे साथ है फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल और साथ ही हमारे साथ फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश भी इस वक्त है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और तसल्ली से अगर बात हो, चाहे वो निवेश की, चाहे वो घर को सजाने की, घर को बनाने की, जिंदगी संवारने की, तो महिलाओं से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। और आज तो हम तीनों ही इस पर बात करेंगे कि कैसे आपको पेंशन फंड जो है वो और भी ज्यादा ऐसा बनाना है कि आपको खूब अच्छा रिटर्न भी मिले और बड़ी अच्छी आपकी एक इनकम रिटायरमेंट के बाद भी बनी रहे। लेकिन सबसे पहले मृन ये समझाइए कि आपको कैसा लगा ये जो सरकार ने नया 2.0 एक तरीके से इसको वर्जन दे दिया है, एक नया नियम में बदलाव किया और थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो बाकी चीजों का भी बढ़ाया है। आपके हिसाब से ये कैसा है? तो नमस्ते स्मिता। आई थिंक ये एक अच्छा मूव है। ऑफ कोर्स अगर हम देखते हैं तो मतलब एक 5% तक ही लिमिटेड है जो भी ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अभी कर सकते हैं, जैसे आपने गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ या रीट या डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में जो आपने बात की है, तो एक 5% तक और कर सकते हैं इसमें। आई थिंक इट्स गुड बेबी स्टेप्स, एकदम से पूरा नहीं खोला है। एंड इन एनी केस गवर्नमेंट ने मतलब एक 2-3 महीने पहले वैसे भी नई स्कीम्स निकाली थी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंडर में, जिसमें उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। बट आई थिंक ये एक अच्छा मूव है। एंड आई थिंक एज आई सेड कि बेबी स्टेप्स हैं। आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक इट्स गुड कि एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खोला है। एंड ताकि ऑल्सो आई फील कि जैसे जो एनपीएस के जो कॉमन स्कीम्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिव इक्विटी लेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स टॉप 200 स्टॉक से ही इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस ये सब नए ऑप्शंस देने की वजह से थोड़ा सा और मतलब रिटर्न्स का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। और जैसे कि हमने इस साल में देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो ऐसे सालों में फिर इन्वेस्टर को ऐसे नहीं लगेगा कि ये एनपीएस में डालकर हमने ये चीज खो दी बेसिकली। अच्छे तरीके से सरकार ने या फिर यूं कहें कि समझा है पीएफआरडीए ने, तभी ये किया है। क्योंकि आप देखिए आजकल इन्वेस्टर्स का मूड ही ऐसा हो गया कि अगर सोना आगे बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि इसमें निवेश कर देना चाहिए था। इक्विटीज जहां मार्केट भागने लगता है, लोगों को लगता है कि इक्विटीज का उनके पास एक्सपोजर होना चाहिए था। इसीलिए थोड़ा बहुत ही सही, क्योंकि रिस्क को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली पीएफ इस तरीके का अकाउंट होता है जो बड़े ही स्लोली तरीके से आपको एक अच्छा कॉर्पस बना के देता है, जो बाद में आपके रिटायरमेंट में काम आएगा। तो स्लो स्टडी एक तरीके से इसकी जो ग्रोथ है, प्रतिभा, वो रहती है। ऐसे में 5% का एक्सपोजर इन सब बाकी चीजों का सही अगर मिलता है तो आपको लगता है कि ज्यादा असर पड़ेगा पूरे के पूरे एनपीएस पर? ये बहुत असर पड़ेगा स्मिता, बिकॉज ये बहुत लंबे समय अवधि के लिए एनपीएस में लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिटायरमेंट ही 1/3 अपना लाइफ का, मतलब आप 50-60 साल में रिटायर होते हो और आजकल लोग 90 साल तक जीते हैं। रिटायरमेंट में ही 1/3 लाइफ जीना है। और काफी सारे लोग आज की तारीख में, आप भी देखो शो के व्यूअर्स को देखो, बहुत यंग है, 25-30 के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो कंपल्सरीली इन्वेस्टेड रहेंगे। टियर 1 अकाउंट में अगर डालेंगे तो वो इन्वेस्टेड रहेंगे अगले 20-25 साल के लिए। हो सकता है कि ये कुछ उतार चढ़ाव हो कि ये सब इंट्रोड्यूस करने की वजह से कि गोल्ड अभी बहुत हाई में है, हो सकता है अगले 2 साल में कुछ प्रदर्शन अच्छा हो ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। जैसे हम हमेशा ही बताते हैं, एक फाइनेंशियल प्लान भी जब बनाते हैं तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है एसेट क्लास के अगेंस्ट। तो पहले जो ये 2.0 है, 1.0 में जो था, इक्विटी में बहुत डर डर के लोग ऑटो चॉइस चुनते थे, बिकॉज उनको टाइम नहीं था या फिर वो ध्यान नहीं देते थे। तो बहुत ही कम इक्विटी का मात्रा था और बहुत ज्यादा फोकस था कि वेल्थ को प्रिजर्व कैसे किया जाए। अभी ये 5% का है, वो
फर्स्ट स्टेप है, बेबी स्टेप है, जैसे मैंने भी बताया था। ये आगे जाके और थोड़ा बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में एक बैलेंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी के साथ एडजस्ट करके अच्छा रिटर्न देने का एक अच्छा मौका खुला है ये नए रूल्स के जरिए। में पार्टिसिपेशन की अनुमति मिल चुकी है, उसके अलावा कम्युनिटीज में पहली बार ऐसा होगा कि एनपीएस में एक्सपोजर मिलेगा, तो कुल मिलाकर एक अच्छा डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं कि एनपीएस भी आपके लिए बनेगा। ऐसे में ब्रेन, आप थोड़ा इन्वेस्टर यानी कि निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो एनपीएस निवेश के जो नए नियम बदले हैं, इसको निवेशक किस तरीके से देखें, उनके लिए क्या बदला है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब अब ये जो अभी बदला है ये तो ठीक है, बट 2 महीने पहले कुछ देयर वाज समथिंग नोन एज मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क, जिसके तहत ऐसा है कि हर जो पेंशन फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से एक स्कीम निकाल सकते हैं। कुछ लोगों ने 100% इक्विटी की स्कीम निकाली है, कुछ लोगों ने एक मल्टी एसेट फंड की तरह एक स्कीम निकाली है। तो आई फील कि दो चीजें हैं इसमें, प्रोज भी हैं और इसमें कॉन्स भी हैं। सो आई फील दैट द प्रोज आर दैट कि इवन नाउ, इवन इन पेंशन, जैसे पहले ये था कि बस कॉमन स्कीम थी, उसमें आप चूज कर लो आपको क्या चाहिए, बट अभी क्या हो गया है कि पेंशन में भी फिर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप चूज कर सकते हैं अगर आपको 100% इक्विटी स्कीम करना है या आपको कुछ और एलोकेशन वाला स्कीम करना है। बट उसका डाउनसाइड भी एक और ये है कि ऑलरेडी जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में बहुत मुश्किल होता है ये चुनना कि कौन से स्कीम में हम जाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अच्छा मल्टी एसेट करें या नहीं, और ये सब। तो ये ही हमें मतलब जो कंफ्यूजन है हमें सर्टेनली पेंशन स्कीम्स में नहीं होना चाहिए। सो आई फील कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बट जो ले इन्वेस्टर है जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है वो मतलब अभी के लिए कॉमन स्कीम्स के साथ ही रहें, और जिन इन्वेस्टर्स को ज्यादा जानकारी है और एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, वो लोग जो नए स्कीम्स आ रहे हैं उनकी ओर देख सकते हैं। बट सर्टेनली उनका थोड़े टाइम के लिए परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा और उसके मतलब ट्रैक करने के बाद ही वो निवेश करें। बिल्कुल, ये और इस पर थोड़ा और आपसे समझेंगे इमरान आगे भी कि अब निवेशकों को जब एनपीएस में अब वो इन्वेस्ट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना होगा इन सब बदलाव के बाद। लेकिन आपसे प्रतिभा मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने ये देखा कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पर एनपीएस में मोस्टली हुआ करता था। ऐसे में आप अगर नए से पुराने को कंपेयर करें तो दोनों में किन चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर मानती हैं? देखिए, वो डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए है। एक कोई एब्सोल्युटली फ्रेश है तो उनको उतार चढ़ाव की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो जानते हैं या टाइम निकालते हैं। हमने बहुत सारे जब इन्वेस्टर से मिलते हैं उन्होंने चूज ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो चॉइस में है और उनको बताने के बावजूद वो करते नहीं है जब तक हम करके नहीं देते एक्टिव चॉइस में। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं हो रहा है। सो न्यू अगर इन्वेस्टर है तो एक एक हिस्सा उनका इन्वेस्टमेंट का हो रहा है रिटायरमेंट के लिए। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसमें कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों ही हैं। मृण, अब थोड़ा अब इस पर आप बता रहे थे तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप और बताएं कि जो नया वाला आपको 2.0 वर्जन दिख रहा है पेंशन फंड का, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये रहता है तो? स्मिता, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इवन दो मतलब अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि आप स्कीम्स के विद इन में स्विच कर सकते हैं। एंड जो नए स्कीम्स जो आए हैं 2 महीने पहले से, वो जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के बेसिस पर आए हैं, उसमें क्या है कि लाइक वो स्कीम्स बस 15 साल के लॉक इन तक के लिए हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अच्छा 15 साल बाद हमारा पूरा पैसे, जैसे पीपीएफ में हम डालते हैं तो 15 साल के बाद में सारा पैसा एकदम से लमसम में मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। जो एनपीएस का रूल है वो ये है कि 60% आपको लमसम आ सकता है, 40% नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन एन्युटी स्कीम। तो जो नए स्कीम्स हैं उसमें भी ये लागू है। यस, ये है कि 15 साल का ही लॉक इन है, इट्स नॉट लॉक्ड इन अप टू द एज ऑफ 60 years। तो ये एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मैं यही कहूंगी कि
समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं और हम बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो एक चॉइस पैरालिसिस जैसा हो जाता है। और लोगों को लगता है, अरे हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें, इसमें हमने डाल के रखा है बट इसने इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया। एक्चुअली स्मिता, जैसे कि हमने शो में बहुत बार डिस्कस किया है कि द वेल्थ इज बिल्ट ओनली बाय रिमेनिंग इन्वेस्टेड, कि जितना लंबे समय तक हम उसी में बने रहें, जो हमारा एसेट एलोकेशन हमने डिसाइड किया है उसी में हम बने रहें, उसमें ही आपके सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे। सो एक मेरे को ये डाउनसाइड लग रहा है कि लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी ये मतलब इवैल्यूएट करने के लिए कि हम कौन से स्कीम में जाएं। और कभी कभी जो इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि अरे ये स्कीम अच्छी कर रही है बट हम तो इस स्कीम में हैं, तो फिर हम स्विच कर लें। एंड स्विच करने पर कोई टैक्स का प्रॉब्लम भी नहीं है एनपीएस में। सो आई फील कि जो एनपीएस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट था, विच इज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, might get affected because of all of these new things that have come into place. पर अब आज जब मैं ये पढ़ भी रही थी तो मुझे भी सबसे पहले यही दिमाग में आया, क्योंकि आपके दफ्तर में भी होगा, हमारे ऑफिसेज में भी ये है, और जितने भी मेरे और भी दोस्त हैं या जो भी हैं उन सबके एक मेंटालिटी बड़ा हम कॉमन देखते हैं कि वो एनपीएस का पैसा जल्दी नहीं देखते हैं कि वहाँ पर कितना बन रहा है। अगर आपके पास कोई ऐप है जहाँ पर स्टॉक्स में आप पैसे लगा रहे हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो, तो वहां भी आदत होती है कि आप तुरंत तुरंत चेक करते रहते हो, लेकिन एनपीएस में जल्दी कोई चेक नहीं करता, जल्दी वहां से कोई निकालने की का मन नहीं बनाता। ये एक डिसिप्लिन था जो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड कह लो या जैसे भी कह लो ये था। और मुझे लगा कि कहीं ये इस तरीके का एक्सपोजर दे देना वहां से भी लोगों का जो आजकल ओवर एंथुजियाज्म हो जा रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे ना जगा दे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रतिभा, आप इससे पहले बात करी थी पुराने स्कीम्स पे, क्या इसमें पुराने स्कीम्स में ये चीजें थोड़ी बेहतर थी कि स्टेबिलिटी ज्यादा थी? यस, स्प्लिट शट इट फॉरगेट इट था, लोग उस पर इन्वेस्ट करते थे और उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। शायद अभी म्यूचुअल फंड जैसे पोर्टफोलियो चेक करने लगेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे इन्वेस्टर वैसा स्कीम्स। अगर आपको ज्यादा तजुर्बा नहीं है तो आप पुरानी स्कीम्स में भी रह सकते हो, बट डेफिनेटली प्लीज वो अगर लंबे समय अवधि के लिए तो इक्विटी वाला, मतलब ऑटो चॉइस में ना रहते हुए एक्टिव चॉइस भी कीजिए। अप टू 75% तो इक्विटी में रहेगा, और जैसे आपका 2-3 साल हो जाएगा तो आप ये ऐसे वाले स्कीम्स में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, तो आप रोज रोज इसको चेक करके शिफ्ट करते रहेंगे तो शायद आपका नुकसान ही हो जाएगा। आप अपना बिस्पोक प्रोडक्ट्स जो ला रहे हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बराबर चूज करके उसी में बने रहना ही बेहतर होगा। तो हर कस्टमर के लिए एक एनपीएस भी आ गया आज की तारीख में। मृन, अब कुल मिलाकर बात तो वही है कि अब कैसे निवेश करें, अप्रोच क्या रखें। तो 2026 एनपीएस के लिए आप किस तरीके का अप्रोच इसके लिए देखते हैं? देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं वो न्यू टैक्स रेजीम में हैं। अभी ओल्ड टैक्स रेजीम में बहुत कम लोग हैं। वैसे भी दोनों टैक्स रेजीम्स में एक ही टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अभी अवेलेबल है, और वो है कॉर्पोरेट एनपीएस। सो सर्टेनली जो सैलरीड लोग हैं एंड जो न्यू टैक्स रेजीम में हैं, दे शुड सर्टेनली कंसिडर एनपीएस फॉर रिटायरमेंट। बट आप एनपीएस को तभी कंसिडर कीजिए जब आप देख सकते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, इसीलिए नहीं क्योंकि आपको वो टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि जब आप, जैसे प्रतिभा ने भी कहा कि जब एंड प्रतिभा ने भी कहा, और आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, I think only 5% of them have chosen active equity and most of them have actually chosen the default scheme. So default scheme जो होती है वो है auto moderate choice, right? Which is एक balanced fund की तरह वो काम करती है। So since देखिए एनपीएस में 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ऑलरेडी आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज का इन्वेस्टमेंट है। सो ज्यादातर अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को देखेंगे, उनका 70-90% इन्वेस्टमेंट होगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। एक कुछ 5-6% जैसे कोई हमने डेटा हाउस होल्ड का भी डेटा देखा है, इट्स अराउंड 6-9% इज इन इक्विटीज। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगेन अगर हम एनपीएस में भी हम डेट का ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें एक्चुअली इतना कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। एंड सिंस एनपीएस लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको लो कॉस्ट में आपको इक्विटीज मिल रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट है,
पेंशन का बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब कोई इंसान रिटायर होता है उसके लिए प्लान करना कि कहाँ से ये मंथली इनकम हमें आएगा बहुत ही मुश्किल होता है, वेरएज ये बहुत आसान है, क्योंकि एनपीएस में दोनों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड पेंशन इज अवेलेबल, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट कीजिए। यू नो, सर्टेनली आई विल से कि जो भी काम करने को शुरू कर रहा है, जिस दिन से आप काम शुरू कर रहे हैं आप एनपीएस भी शुरू कीजिए, तब आप देखिए आपका कितना अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। बट बहुत जरूरी है कि एक्टिव इक्विटी ऑप्शन चूज करके, अगर आपके पास 10 साल से ऊपर है रिटायरमेंट के लिए, एक्टिव इक्विटी ऑप्शन चूज करके उसमें बने रहें, ये बहुत जरूरी है। ये मत देखिए कि ये स्कीम है वो स्कीम है, अच्छा स्विचिंग में टैक्स नहीं लगेगा और ये सब आपको देखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपका बस एक काम है, फिल एज प्रतिभा सेड अगेन, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, एंड यू नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सी यू थ्रू। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये बिल्कुल सही है कि पेंशन, अगर आपके पास ऐसी नौकरी नहीं है जिससे एक रेगुलर पेंशन आपको आती है रिटायरमेंट के बाद, तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको ये सोचना कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो जो एक खर्च आपके घर का अब तक चल रहा था एक सर्टेन अमाउंट से, वो कहाँ से आएगा। और तब ऐसे सारे स्कीम्स में लगाए हुए पैसे आपके बड़े काम आते हैं। इसीलिए प्रतिभा, आपके हिसाब से इस चेंज के बाद भी क्या अप्रोच रखना चाहिए पेंशन में, एनपीएस में निवेश में 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं मानती हूँ जो ईपीएफ और एनपीएस के बीच में अगर किसी को चुनना है, बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट से ऑप्शन देते हैं, आप एनपीएस में डालो या ईपीएफ में, ना डेफिनेटली चूज एनपीएस, बिकॉज उसमें आप एनपीएस चुनो और ऑटो चॉइस ना रखते हुए एक्टिव चॉइस में एग्रेसिव चुनो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो सीक्रेट सैंटा है आपका, बहुत अच्छा रकम इकट्ठा करेगा। लेकिन क्या सिर्फ एनपीएस होना चाहिए आपका पेंशन? मैं नहीं मानती हूँ। मेरा एक सिंपल प्रॉब्लम है एनपीएस स्कीम में कि हम पैसा इकट्ठा तो करते हैं लेकिन सिर्फ 60% हमें रिटायरमेंट में मिलता है, बाकी पेंशनेबल है, और ये पेंशन पे उस टाइम एज ऑफ टुडे टैक्स तो लगता ही है। तो इससे बेटर विकल्प भी है म्यूचुअल फंड में, तो डेफिनेटली एनपीएस इंस्टेड ऑफ ईपीएफ। एनपीएस is some part of investments but not entire pension corpus need not come from एनपीएस। ये आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, और आप विड्रॉ जब करोगे तो टैक्स फ्रेंडली भी होगा, बिकॉज यू विल डू एसडब्ल्यूपी। बिल्कुल। और मृण, आप ये मानती हैं कि जो एएमसीज हैं उनका भी अप्रोच बदलेगा इन फंड्स को लेकर? जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स के नहीं, बारे मैं में? पेंशन फंड मैनेजर जो होते हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ, जो इस तरीके के फंड्स हाँ, बिल्कुल ही, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी काफी सारे जो एमएसएफ फ्रेमवर्क में जो स्कीम्स हैं, काफी सारे स्कीम्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एंड सर्टेनली जो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि थोड़ा अमाउंट अप टू निफ्टी 250 स्टॉक्स में या गोल्ड सिल्वर, आई एम श्योर कि दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज एसेट्स एज वेल। जी बिल्कुल। और एक और प्रतिभा जो आपसे मैं जानना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत कुछ मृण ने बताया, लेकिन आप भी बताइए कि रिस्क और लिमिटेशंस को देखते हुए आपको ये पेंशन फंड 2.0 कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है, इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग, क्योंकि जब 60% रिटर्न कोई एसेट क्लास देता था ना, चमक उसकी बहुत ज्यादा रहती है और हमें बहुत रिग्रेट होती है कि हमने एनपीएस में डाला, हमें क्यों नहीं थोड़ा भी गोल्ड मिला, काश हम मल्टी एसेट में डालते। तो ये बहुत अच्छा बिगिनिंग है फॉर सीजन्ड इन्वेस्टर्स, अदरवाइज वो कॉमन स्कीम्स तो है ही 2.0 में। और गवर्नमेंट में ओपन करते हुए भी थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, ये बताया कि 90% तक आपको 200 स्टॉक्स में ही रखना है, डेट में भी AAA से AA तक लेके आया, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह इंक्लूड किया, तो यूनिवर्स थोड़ा बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे और बेटर होता जाएगा। आई थिंक इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज ये एक सब इन्वेस्टर्स का एक स्मॉल हिस्सा होता है लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है और बहुत बड़ा रकम बन सकता है। बिल्कुल। और लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी सी ही बात है, परसेंटेज में तो इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है जिस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन किया जाए, लेकिन मृण ऐसा है क्या? और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइएगा, क्या फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको लगता है कि अभी पीएफआरडी इसमें और भी कुछ कर सकता है आगे आने वाले दिनों में? आई थिंक बातचीत तो चल रही थी पेंशन को लेकर कि जो कम्यूटेबल पेंशन है उसका वो 40% से 20% कर देंगे। स्मिता, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आई नो कि जो वो पेंशन है वो टैक्सेबल है, बट एक्चुअली मेरा ये मानना है कि
इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब एनपीएस में, मतलब एनपीएस के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली सबके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं होते हैं। एंड जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सर्टेनली वो उनके लिए बेटर ऑप्शंस सजेस्ट कर सकते हैं, बट 90% से ऊपर लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, एंड वो अपने आप ही खुद करते हैं। तो आई विल से कि जो जो ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी ये है कि लोग एनपीएस में इसीलिए नहीं डालना चाह रहे हैं क्योंकि मनी लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन हो जाएगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि आपको रिटायरमेंट में कोई लोन नहीं मिलेगा और आपको अपनी देख रेख खुद ही करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए ये अच्छे रिटायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा स्कीम है। सो सर्टेनली आई विल से कि और लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम अडॉप्शन रेट्स देखें एनपीएस के तो काफ़ी लो हैं, एंड वो इसीलिए ही हैं क्योंकि लोग लॉक इन नहीं करना चाह रहे हैं। सो आई फील एक ये थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को, जो रिटायरमेंट सिक्योरिटी के बारे में जैसे पहले बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी लोगों में रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर, वो आजकल बहुत कम हो गई है। बट आई फील कि इसमें माइंडसेट चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की पहुंच नहीं है, तो मैं आपको बताऊं मृन कि बड़े सारे लोग ऐसे सारे जो शोज़ होते हैं, स्पेशली मनी गुरु का अगर मैं जिक्र करूं तो ऐसे शोज़ देखते हैं जहां आप लोगों को सुनते हैं और वो बहुत अच्छा एडवाइस यहां से लेकर जाते हैं आप लोगों के थ्रू। आज ऑफ कोर्स इस पर भी, पेंशन फंड पे भी उन्होंने बहुत अच्छा आप दोनों से ही ये एडवाइस लिया होगा और इसको ज़रूर अपने साथ वो रखेंगे। और ये कई बार हमें मेल्स के ज़रिए या फिर अगर वो खुद भी मिलते हैं तो हमें वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है इस तरीके के शोज उनके लिए। सो थैंक यू सो मच मृन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच प्रतिभा हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। आप दोनों का थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।